जो लास्ट जो किया एक बार उसको रेफर कर लेते हैं। आपको पिक्चर में दिखेगा, देखो। यस, भरत क्षेत्र, फिर ये महाहिमवंत पर्वत, उसके ऊपर पद्मद्र, उसके बाद फिर से एक क्षेत्र हेमवत क्षेत्र, उसमें बीच में आया ये वैताढ़े पर्वत, वृत्त वैताढ़े पर्वत, उसकी दोनों और दो नदी का जाना बहना, ये पर्वत के दो नदी के कारण 4 विभाग हो जाते हैं ये क्षेत्र में। बीच में पर्वत है और 2 नदी के कारण 4 विभाग हो जाते हैं। चारों विभाग में कल्प वृक्ष और जो तीसरा आ रहा हो ऐसे युगलिकों का रहना। यहाँ पे हमेशा वही युगलिक रहेंगे जो तीसरे आर्य में होते, उनके आयु प्रमाण वाले युगलिक यहाँ रहेंगे। उसके बाद है ये पर्वत, ये है हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत और महापद्मद्र। यहाँ महापद्मद्र और ये द्रव में से भी एक नदी ये हेमवत क्षेत्र में गिरेगी, दूसरी पीछे गिरेगी हरिवर्ष क्षेत्र में। ये वाला है वो हरिवर्ष क्षेत्र है। आपको ये पर्वत के इस तरफ हेमवत क्षेत्र मिलेगा, पर्वत के उस तरफ हरिवर्ष क्षेत्र मिलेगा। सूछे हरिवश क्षेत्र मिलेगा। हरिवश क्षेत्र में जो नदी बहेगी ये द्र से एक बहेगी और एक ये निषद पर्वत से एक नदी आएगी। यहाँ ये ध्यान देना है, यहाँ से एक नदी यहाँ जाएगी हरिवश में, एक नदी निषद से आएगी उत्तर में, यहाँ से उत्तर में बहेगी, निषद से यहाँ दक्षिण में आएगी। तो यहाँ भी ऐसे ही बीच में पर्वत आएगा और 2 नदी आएगी। चलो अभी आगे के पिक्चर में चलते हैं हम। हिमवत क्षेत्र तो हो गया, अभी हम निषद पर्वत की बात करेंगे। महाहिमवंत पर्वत भी ये हमने कल पिक्चर देख लिया, अगर आपको याद आ जाए तो। ये बराबर बीच में महापद्मद्र, 4 कुट इस तरफ, 4 कुट इस तरफ। ये पर्वत पे 8 कुट है, 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है और बराबर मध्य में द्र है। अब इसके आगे के पिक्चर में जाएंगे। अब आएगा हरिवर्ष क्षेत्र। देखिए, अब जो पर्वत के इस तरफ एक दूसरा क्षेत्र था, इसकी बात करेंगे। निषद पर्वत और निषद पर्वत के बराबर दक्षिण में है हरिवर्ष क्षेत्र और यहाँ से इसमें निषद से एक नदी आएगी, एक नदी इसमें आएगी महापद्मद्र के द्र से, एक नदी यहाँ से उतरेगी, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से। यहाँ भी बिल्कुल उसकी तरह 4 विभाग होंगे। ये भी हमने कल अपने लास्ट क्लास में कर लिया। यहाँ पे वहां पे 28,000 ऐसे 56,000 नदी थी, यहाँ डबल हो जाएगी 56,000 1,12,000 यहाँ पे नदियां हो जाती है। परिवार नदियां दुगुनी होती जा रही है क्योंकि क्षेत्र भी डबल होते जा रहे, नदियां भी दुगुनी होगी क्योंकि क्षेत्र भी डबल हो रहा है। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे। ये हरिवर्ष क्षेत्र की बात हो गई। अब ये निषद पर्वत की बात आएगी हमारे, जो आगे पढ़ने में आएगा वो ये आपको बिल्कुल, ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये निषद पर्वत है, इसके ऊपर ये केसरी द्र है, इसके मामले में हम आगे पढ़ेंगे। आओ, हरिवर्ष क्षेत्र की बात हो गई। 1,12,000 और 2 नदी, 2 उसकी मूल नदी और एक नदी के 56,000 विभाग, तो कुल मिला के 2 नदी के 1,12,000 उसके परिवार हो जाएंगे। अब आओ निषद पर्वत। जो निषद पर्वत की बात की थी वो पर्वत आपको ऐसे दिख रहा है। आओ, ये बराबर मध्य में निषद पर्वत के ऊपर ऐसा पद्म तिगिन छिद्र बताया गया है। तिगिन छिद्र निषद पर्वत के ऊपर तिगिन छिद्र है। मैंने आपको केसरी बोल दिया, वो नीलवान पर्वत पे आएगा। ये तिगिन छिद्र देख लीजिए, उसमें यहाँ से ये नदी निकली, दक्षिण में गिरी। जो हरिवर्ष क्षेत्र जो हमने कल पढ़ा, इसकी 56,000 नदी बनेगी।
समझना यहाँ पे ये है, ये नदी जो यहाँ गिर रही है ये क्षेत्र में, यहाँ 56,000 नदी बनाएगी। ये द्र से एक नदी इस तरफ गिर रही है उत्तर के क्षेत्र में। जो नदी यहाँ से यहाँ गिर रही है ना, ये यहाँ से दुगुना परिवार बनाएगी, क्योंकि क्षेत्र भी डबल हो जाएंगे। और ये सारे उसके कूट है, 1 2 3 4 5 सबके नाम दिए गए। देखो इसके ऊपर जो कूट है वो है सिद्धायतन कूट, निषद कूट, हरिवर्ष कूट, पूर्व विदय कूट, हरि कूट। फिर इस तरफ के 5 कूट के भी नाम है ध्रुति कूट, सीतोदा कूट, अपर विदय कूट, रुचक कूट। 4 यहाँ के, 1 मध्य का और 4 यहाँ का। 5 इस तरफ है, 4 इस तरफ, या इसके 9 कूट बताए। और ये बराबर बीच में तिगिंची द्रह। यहाँ कौन से देवी है, देखो यहाँ पे 4 और 4 कूट थे, 8 थे, यहाँ पे 9 कूट है। और मेरू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ये मेरू है सुवर्ण रंग का। और मेरू के पास ये 4 पर्वत भी दिख रहे, देखो आपको ये पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, शायद बाद के पर्वत में क्लियर ना दिखे। ये जो बीच वाला एरिया है ना, ऐसे 4 गज, इसको गजदंत पर्वत कहा जाता है। ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये पहला पर्वत है जो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न मार रहा है। 2 पर्वत निषद पे आएंगे, 2 पर्वत नीलवान पे जाएंगे। ये नीलवान है, इसके पीछे मेरू के उस तरफ ये नीलवान है, ये नीलवान का द्र है, केसरी द्र। और ये निषद का है तिगिंची द्र। ये जो देखो ये वैसे ग्रीन कलर का ही इसमें बताया है, ये नीलवान पर्वत और ये है निषद पर्वत। यहाँ 2 पर्वत ऐसे आएंगे मेरू के मूल से निषद तक, ये एक और ये एक दूसरा। बराबर यहाँ भी ऐसे 2 पर्वत आएंगे, एक ये और एक दूसरा। ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ जैसे ये कल्प वृक्ष है ना, यहाँ सदाकाल दूसरा आ रहा है, और यहाँ भी आपको मिलेगा, देखो कल्प वृक्ष पूरा। ये 2 पर्वत के मध्य में ये भी पूरा कल्प वृक्ष का एरिया है। ये पर्वत 500 योजन ऊपर है ऊंचाई में। और ये जो कल्प वृक्ष का एरिया है ये है दक्षिण कुरु। और बराबर इस तरफ ये निषद नीलवान पर्वत और यहाँ के 2 गजदन पर्वत के बीच में भी, जैसे यहाँ दक्षिण कुरु है, यहाँ आपको उत्तर कुरु मिलेगा। ये दक्षिण कुरु है, ये उत्तर कुरु। समझ में आया? ये यहाँ सदाकाल पहला आ रहा, यहाँ सदाकाल दूसरा आ रहा, और उससे पहले आप कल हमने देख लिया वो था हरिवर्ष वाला, हेमवत क्षेत्र वाला, वहां सदाकाल पहला आ रहा। क्लियर हुआ? कुछ कोई प्रश्न है? आपको यहाँ तीनों आरे की भूमि दिख रही है, देखो ये पहला आ रहा, बराबर ये जो पीला पर्वत है इसके इस तरफ है, वो पहला आ रहा, ये तीसरा आ रहा, ये दूसरा आ रहा, और अंदर है वो पहला आ रहा। तीनों भूमि दिख रही है आपको? ये है उत्तर कुरु दक्षिण कुरु की भूमि, निषद के अंदर 2 गजदन पर्वत के बीच में। यहाँ पे है वो निषद पर्वत और महाहिमवान पर्वत के बीच में है वो सदाकाल दूसरा आ रहा, हेमवत क्षेत्र की। और ये वाला भी कल्प वृक्ष का एरिया है। पद्मध्र और महापद्मध्र ये 2 के बीच में सदाकाल तीसरा आ रहा। जितना जितना बाहर के सूर्य के घूमने से अंदर दूर दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे उनकी आयु, उनकी क्षमता, सारा जो है वो धनुष वनुष ऊंचाई आयु सब बढ़ती जाएगी, सब बढ़ती जाएगी। अभी आपको यहाँ एक चीज समझ में आ गई होगी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये जो सूर्य के मांडले हैं, इससे ये पहला वाला क्षेत्र है वो कम से कम 2,500 से 3,000 योजन दूर है। उसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो कम से कम 7,000 से लेके 10,000 11,000 योजन के बीच में है। ये वाला इतना दूर है। और जो तीसरा है ना
वो तो आपको 30,000 योजन से दूर मिलेगा, ये वाला उत्तर कुरु दक्षिण कुरु। वो तो आपको कम से कम 30,000 योजन दूर मिलेगा, अंदर वाला तो जितने जितने दूर जाओगे आप बाहर के अब यहाँ भी देखो सिर्फ मध्य में ही है, ये एरिया में कुछ नहीं है, ये बाहर के एरिया में कुछ नहीं। आप यहाँ देख सकते हो, ये उत्तर कुरु के इस तरफ देखो कुछ नहीं है, सारे पर्वत और वही चीज है यहाँ पे। आपको यहाँ तक, यहाँ 2 ही जगह पर ये मिलेगा, ये यहाँ खाली मैदान है, लेकिन ये एरिया में कुछ और ही है। पर आपको यहाँ युगलिक नहीं मिलेंगे, युगलिक सिर्फ ये मध्य के एरिया में मिले। क्लियर हो रही है मेरी बात? बोलो, कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, इसमें भी कोई प्रश्न? बाहर के पर्वत के मामले में पता चल जाए तो अंदर का जानना इजी हो जाएगा। बराबर बराबर। जो गजदन पर्वत है उसकी भी डिटेल आएगी, जो देवकुरु उत्तर कुरु है उसकी भी डिटेल आएगी। चलो ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ, कोई प्रश्न नहीं है, समझ के हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। आओ, निषद पर्वत की बात की है, उसके मामले में जाने। यहाँ पे तिगिंची नाम का द्रह है, द्रह मतलब कि सरोवर, तिगिंची द्रह जो निषद के ऊपर है। ये द्रह 4,000 योजन, कितना? 4,000 योजन लंबा और चौड़ा है, थोड़ा नहीं, 4,000 योजन। जो उसकी चौड़ाई है 4,000 योजन लंबा, 2,000 योजन चौड़ा। आप 4,000 योजन समझ सकते हो, 2,000 तो मतलब अपने जो भरत क्षेत्र था ना, वो 4 गुना आ जाए, उसकी चौड़ाई आ जाए। भरत क्षेत्र की 4 गुना चौड़ाई और 8 गुना उसकी लंबाई आ जाए, 8 गुनी उसकी लंबाई आ जाए। और 10 योजन गहरा है। द्रह हमेशा सारे के सारे गहराई में सिर्फ 10 योजन, चौड़ाई लंबाई बड़ी हो सकती है। आप इसको छोटा सा स्विमिंग पूल समझेंगे, आप इसको छोटा सा स्विमिंग पूल समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही लंबा चौड़ा एक आप लंब चौरस स्विमिंग पूल आप देखो ना, बिल्कुल ऐसा ही ये लंब चौरस स्विमिंग पूल के बराबर ही पूरा द्रह आपको मिलेगा, बिल्कुल स्विमिंग पूल के बराबर। 10 योजन ऊंडा, ऊंडाई में ज्यादा नहीं है, 10 जैसे हमारे 10 फुट होता है ना स्विमिंग पूल, ये 10 योजन ऊंडा है। और इसके अंदर से नीचे से पानी झरता ही रहता है, पानी बाहर निकलता ही रहता है। और बराबर जो 4,000 फुट की उसकी जो चौड़ाई है उसके बराबर मध्य भाग में, क्योंकि ये सारे द्रव में साइड से निकलेगा। मतलब अगर ऐसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये लंब चौरस है, तो बराबर मध्य की यहां से पर्वत के ऊपर जाएगा। निषद पर्वत 16,000 योजन चौड़ा है, कितना? 16,000। और द्रह की चौड़ाई तो सिर्फ 2,000 योजन ही है। 16,000 में द्रह की चौड़ाई सिर्फ 2,000 योजन, तो 2,000 योजन मध्य में आया, तो बाकी के 14,000 योजन में से 7,000 इस तरफ आए, 7,000 इस तरफ आए, बराबर। तो नदी, यहां से नदी निकलेगी, वो 7,000 योजन पर्वत पे दौड़ेगी ना, उसके बाद गिरेगी। वो 7,000 योजन पर्वत पे दौड़ेगी पहले, उसके बाद नीचे गिरेगी। बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ भी ऐसा ही होगा। ऐसे हर एक द्रव में आपको ऐसा समझना है। द्रव की जितनी चौड़ाई होगी सीधी वहां से निकलेगी नदी, वो उसको तोरण द्वार बोला जाता है। जैसे यहाँ पे तोरण द्वार होता है, यहाँ पे तोरण द्वार अपने चाय की किटली में आगे कैसा होता है, पानी निकलने का इतना छोटा एरिया होता है ना चाय निकलने के लिए। चाय की किटली में आगे इतना गोल होता है ना जिससे चाय बाहर आती है। ऐसे ही यहाँ पे तोरण द्वार बने हुए हैं, इस तरफ तोरण द्वार, इस तरफ तोरण द्वार, और उसी में से ऐसे ही नीक में से, जैसे हाथी की सूंड है वो आकार में, और उसी में से पानी बाहर आता है।
फव्वारे की तरह। तो जब वो बाहर आता है वहां पे वो जितना चौड़ा है, गंगा नदी और सिंधु नदी का नाप मुझे याद है, वो मैं बोल रही हूँ। गंगा नदी में जहां से बाहर आता है वहां 6.25 योजन उसकी चौड़ाई, पानी की चौड़ाई, और जो नीचे गिर के समंदर में मिलता है वहां पे 62 योजन। मतलब सिर्फ इतना ही समझना है, तोरण द्वार से जो नदी निकलेगी उसका वहां जो एरिया होगा उससे 10 गुना ज्यादा जब वो समंदर में मिलेगी तब उसका एरिया हो जाएगा। बराबर बराबर। चल आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। ये द्रह में भी सुंदर चारों तरफ पद्मद्र के तरह ही कमल शोभायमान है, और ये कमलों की चौड़ाई लंबाई जो आपने पद्म सरोवर में देखी थी उससे 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना। पद्म सरोवर 500 योजन चौड़ा था, ये 2000 योजन चौड़ा है। पद्म सरोवर ऐसे 1000 योजन था, ये 4000 है। मतलब द्रह 4 गुना है तो कमल और सारी उसके अंदर की चीजों की चौड़ाई भी 4 गुना माननी। द्रह भी 4 गुना हो गया है तो सारी अंदर की चीज, महल, सारी चीज हम उसकी 4 गुना ज्यादा माने, हर एक चीज को। श्रीदेवी के जैसे ही यहाँ पे भी एक देवी का भवन है। यहाँ जो देवी है वो भी एक पल्यपम आयु वाले धी देवी मतलब बुद्धि देवी। धी देवी, यहाँ धी देवी है, उस तरफ जो देवी उनका नाम बुद्धि देवी। तो धी का मतलब बुद्धि ही होता है, धी का मतलब भी बुद्धि ही होता है। तिगिंछी द्रह के दक्षिण के तोरण में से हरी सलीला नामक नदी निकलती है। वो नदी वहां से निकल के 7421 जो एरिया है ना दौड़ने का, 7000 तो हमने ऐसे ही राउंड फिगर बोल दिया, 7421 योजन तक वो दौड़ेगी, पर्वत पे बहेगी, उसके बाद वो नीचे गिरेगी। तो जो अब इतने ऊपर से आप समझ सकते हो 1000 योजन जितना ऊपर ऊंचाई हो गई। इसकी ऊंचाई तो बहुत हो गई क्योंकि नीचे से लेके 400 योजन तक तो ये पर्वत है, उसके ऊपर 500 योजन के उसके ये शिखर है। पर ये नदी कहां से गिरती है? 400 योजन ऊपर से गिरती। जो द्रह है वो तो 400 योजन की ऊंचाई पे ही है जमीन से, बाजू के शिखर 500 योजन के बड़े होंगे, लेकिन ये जो द्रह है ना वो बराबर 400 योजन जमीन से ऊंचा है। तो वहां से 400 योजन नीचे जो द्रह गिरेगा, नदी के रूप में गिरेगा, तो नीचे कुंड बन ही जाएगा। तो नीचे जो कुंड है उसका नाम भी वो नदी के नाम से ही दिया है। तो यहाँ कुंड का क्या नाम होगा? हरी सलीला नदी गिर रही है तो वहां से तिगिंछी द्रह से हरी सलीला नामक नदी निकलती है। वो वहां से दक्षिण की ओर 7421 योजन 1 कला गिर के पर्वत पे बह के वहां से हरी सलीला नामक कुंड में गिरती है। वो जहाँ नीचे गिरेगी वहां जो कुंड होगा बन जाएगा, उसका नाम बना हुआ ही होता है, वो कुंड में गिरती तो उसका नाम है हरी सलीला कुंड। अब वहां से इसमें से वापस अब दक्षिण की तरफ जाओ, दक्षिण की ओर के तोरण द्वार से ये हरी सलीला वापस वहां से निकलेगी। अब हरी सलीला कहाँ जाएगी? हरी सलीला नदी यहाँ से यहाँ नीचे गिरने के बाद अब वो जो हरिवर्ष क्षेत्र है उसमें बहेगी। अब नीचे गिरने के बाद तो सीधा क्षेत्र ही आना है ना, नदी यहाँ से गिरेगी, हरिवर्ष क्षेत्र में ही गिर रही है, तो कुंड में गिरने के बाद वो नदी बहके जो मध्य में जो वेताड़े था ना गोल वाला, वहां तक पहुंचेगी और वहां से फिर पश्चिम की तरफ बहना शुरू करेगी और पूरी वहां से निकल के लवण समुद्र में मिल जाएगी। देखो मैं एक बार आपको फिर से ये पिक्चर में बताती हूँ, आपने जो पढ़ा है ना उसको हम पिक्चर में देख लेते हैं। आओ। मिलने से पहले ये नदी भी 56 हजार का परिवार बना के यहाँ पे इसका दी एंड लवण के समुद्र में ये मिश्रित हो जाए। बोलो अभी कोई प्रश्न? प्रश्न है तो पूछ लो प्लीज।
बराबर समझ में आया। यहाँ से जो आई थी महापद्मद्र से वो थी हरिकांता, और यहाँ से जो आई निषद से वो नदी का नाम था हरिसलीला। हरिवर्ष क्षेत्र है इसलिए दोनों नदी का नाम हरि से है। इस निषद पर्वत पर सिद्धायतन कूट, निषद कूट, हरिवर्ष कूट, पूर्व विदेकूट, हरिकूट, हमने सब नाम पहले पढ़ लिए थे। ध्रुतिकूट, सितोदाकूट, अपर विदेकूट, रुचक कूट आदि 9 शिखर है जो हमने पहले पढ़ लिए भाई। और ये पूर्व के समान ही श्रेणीबद्ध रहे हुए हैं। इसमें प्रथम शिखर पर एक चैत्य और शेष 8 शिखरों पर शिखरों के ही नाम वाले देव देवियों का निवास स्थान है। ठीक है, आओ आगे आओ, चलो। निषद पर्वत पर तिगिंची नामक जो द्रह आया है वो 4000 योजन लंबा, कितना 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा, ये सारा हमने पढ़ लिया। आओ उसकी बात करेंगे। निषद से लेकर महाविदे की तरफ, मतलब निषद पर्वत से उत्तर की तरफ, निषद पर्वत से उत्तर की तरफ जो नदी जा रही है उसका नाम है सितोदा नदी। अब जो आप पढ़ोगे वो महाविदे क्षेत्र में बहने वाली नदी के मामले में पढ़ोगे। देख लीजिए, या फिर से एक बार देख लीजिए। आपको अभी सीता सितोदा जो महाविदे की नदी है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तिगिंची द्रह है, तिगिंची द्रह से एक नदी निकली हरि सलीला, वो हरिवर्ष क्षेत्र में गिर रही है दक्षिण में। और तिगिंची द्रह से जो उत्तर में बह रही है ना, देखो आपको यहाँ नदी तो गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पे एक मिनट दिख रहा है या कुछ बीच में पट्टा दिख रहा है, ये वाला सफेद पट्टा दिख रहा है, ये पूरा ये कोने तक है। हाँ बस ये वाला पट्टा पूरा ये कोने तक है, ये सितोदा नदी का है। इसके मामले में हम जैसे पढ़ेंगे ना ऐसे मालूम पड़ेगा। पर ये नदी बराबर यहाँ से निकली, ये द्रह के मुख्य बिंदु से निकली, 7421 योजन तक ये चली, फिर नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद देखो ये बराबर पूर्व विदे के मध्य में से ये दक्षिण देवकुरु के मध्य में से ये निकलती निकलती बहती 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 यहाँ तक आई। अब उसका एरिया कहाँ से कहाँ जा रहा है उसको हम पढ़ेंगे। के दक्षिण की तरफ के तोरण से हरिसलीला नामक नदी निकलती है, वो पढ़ लिया। उत्तर दिशा के तोरण से सितोदा नाम की नदी निकलती है, और वो वहां उत्तर की तरफ बहती है, जो उत्तर में 7421 योजन 1 कला तक वो पर्वत पे बहेगी। फिर वहां से जब नीचे गिरेगी तो वहां सितोदा कुंड में गिरेगी। नीचे सितोदा कुंड जो नदी है उसी के नाम का कुंड मिलेगा, और वहां से भी वो उत्तर की तरफ बहेगी, वहां से भी उत्तर के तोरण से निकलेगी। कुंड में भी उत्तर तोरण द्वार है, ये कुंड में भी उत्तर की तरफ तोरण द्वार, तो वहां से कुंड में गिरने के बाद भी तोरण द्वार से निकल के उत्तर की तरफ बहेगी, और वहां से वो प्रत्यंची धनुष के समान, धनुष कैसे प्रत्यंचा से धनुष खींचा हुआ धनुष हो, बिल्कुल उस आकार में उत्तर कुरुक्षेत्र कैसा है, प्रत्यंची धनुष के समान है। देखो यहाँ ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उत्तर कुरुक्षेत्र कैसा है, तो एक प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ धनुष हो, बराबर उसी के आकार वाला उत्तर कुरुक्षेत्र होता है। मतलब ऐसे सीधा और बिल्कुल धनुष का चढ़ाया हुआ। ठीक है। अब उत्तर कुरुक्षेत्र के 5 सरोवर, वहां पे कितने सरोवर, धनुष के समान उत्तर कुरुक्षेत्र के 5 सरोवरों को 2 विभाग में भेदन करती मार्ग में आने वाली 84,000 नदी, ध्यान दीजिएगा 84,000, ये नदी सबसे ज्यादा नदी बनाएगी। अब ये सबसे बड़ी नदी है। जो आप सितोदा नदी का सुनोगे वैसा ही सीता नदी का है। सीता नदी उस तरफ से आती है, नीलवन पर्वत से आती है, और ये सितोदा नदी निषद पर्वत से गिर रही है। सितोदा नदी निषद से उत्तर में गिरेगी, सीता नदी नीलवान पर्वत से दक्षिण में गिरेगी।
तो जहां दोनों गिरेगी वहां पे, जैसे यहाँ पे, यहाँ कौन सा क्षेत्र दिया उन्होंने, नाम दिया देव कुरुक्षेत्र, तो उस तरफ से जो आएगी वो होगा उत्तर कुरुक्षेत्र। इस तरफ निषद के बाद देव कुरुक्षेत्र है, तो सीता नदी के बाजू जो सीता नदी वहां से वापस 5 सरोवर करके उसको क्षेत्र को भेदन करके आएगी, वो क्षेत्र का नाम होगा उत्तर कुरुक्षेत्र। ठीक है, पिक्चर में जब आएगा तब समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों नदी 84,000 नदियों को साथ में लेकर देव कुरुक्षेत्र के आखिर में भद्रशाल वन में पहुंचेगी। चलो मैं फिर से एक बार आपको साथ में पिक्चर बता के हुए चलती हूँ। आओ आओ, मैं आपको ही बोलूंगी। देखो ये है ना 5 सरोवर आएगा, जैसे ये व्हाइट 2, आपको ये सफेद जाते जाते देखो ये 2 आड़ा हो रहा है। यहाँ भी एक द्र दिख रहा है आपको, बीच में बिल्कुल लाल बिंदु जैसा है, दिख रहा है अभी? बस ऐसे वापस बड़े पिक्चर में आएगा। चलो ये पिक्चर में देखते हैं, हम ये पिक्चर में देखते हैं। देखो यहाँ देखो, बहुत क्लियर है। देखो ये दोनों द्र सीता सीतोदा, बहुत बढ़िया पिक्चर आया देखो आप सबके लिए। निषद पर्वत, यहाँ से ये नदी उत्तर की तरफ गिरी, नीचे है सीतोदा कुंड, ये सीतोदा कुंड। यहाँ से ये बहती ये भद्रशाल वन में आएगी। ये भद्रशाल वन है, ये नदी यहाँ से ऐसे निकलेगी, बराबर बीच में 5 सरोवर, ये 1 2 3 4 5, ये नदी यहाँ से गिरेगी, यहाँ से बहती ये पूरा भद्रशाल वन है। ये दोनों खाली एरिया है ना, ये भद्रशाल वन है। और यहाँ से ये कौन सा एरिया मालूम है आपको? ये कोई बोल सकता है क्या? कोई बता सकता है? बिल्कुल यहाँ भी यस, महाविदे के विजय है ये। नहीं, महाविदे के विजय, 32 विजय बराबर। यहाँ के 8 विजय इस तरफ, 8 विजय इस तरफ, ये 16 विजय के मध्य में से ये सीतोदा नदी बाहर निकलेगी। निकलते सीधी लवण समुद्र में जाके मिलेगी। अब यहाँ आ जाओ, ये है नीलवान पर्वत, यहाँ से निकलेगी सीता नदी, बिल्कुल ऐसे ही 7,521 योजन पर्वत पे दौड़ेगी। दौड़ के यहाँ नीचे गिरेगी। नीचे गिरने के बाद यहाँ सीता कुंड है, इसके तोरण द्वार से निकलेगी। 1 सरोवर, 2 सरोवर, 3 सरोवर, 4 सरोवर, 5, ये 5 के 5 द्र है। द्र मतलब सरोवर, इसको मध्य से भेदेगी। समझ में आ रहा है? मध्य से भेदेगी मतलब ये सरोवर, ये जो द्र है ना, ये भी कुंड में से पानी नीचे गिरता रहेगा और ये बराबर मध्य में से सीता नदी निकलेगी। यहाँ से अंदर आएगी, अंदर आने के बाद इस तरफ जाएगी, ये मेरू पर्वत है। यहाँ से इस तरफ पीछे की तरफ चली जाएगी भद्रशाल वन, और बराबर ऐसे यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ये पट्टा इस तरफ जा रहा है ना, इसका पट्टा भी बराबर इस तरफ जाएगा और ये लवण में ये नदी भी मिल जाएगी। अभी ये पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है? ये नदी का इतना बड़ा एरिया है, एक नदी का 5 लाख नदी का परिवार बनता है। कितना? गंगा के 14,000 फाटे परिवार, वही परिवार। सिंधु के 14,000 फाटे, वही उसका परिवार। सीता के 5 लाख परिवार, सीतोदा के 5 लाख परिवार। क्लियर हुआ? और जैसे ही यहाँ से एक नदी सीता इस तरफ आई, दूसरी हरी सलीला इस तरफ गिरी थी, नीलवान से भी एक नदी सीता इस तरफ आई, दूसरी नदी पीछे गिरी। कितना सुंदर व्यवस्था है, आपको समझ में आ रहा है? ये अगर हमें ऊपर से देखने को मिल जाए ये सारी चीज, तो बिल्कुल कितना बढ़िया हम जैसे इसको मान सकते हैं कि कोई हिल स्टेशन और उसके ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था।
बोलो, कोई प्रश्न है? ऐसे है ताकि आपको मालूम पड़े कि ऊपर से ये पूरा एरिया ऐसे दिखेगा, बराबर। जैसे हर एक द्रव में से दो नदी निकलती है, एक ये क्षेत्र में, एक ये क्षेत्र। यहाँ से भी दो नदी निकली है, एक ये क्षेत्र में, एक ये क्षेत्र में। हमें हमारे लिए समझने की बात इतनी ही है कि जैसे यहाँ के जो एरिया है ना, महाविद्य के सारे 32 विजय, वो बहुत सारा एरिया छोड़ने के बाद, मतलब कोने से सिर्फ 22,000 एरिया में, और ये भी कोने से 22,000 तक, ये कोने से 22,000, ये कोने से 22,000, 20 का जो 60,000 योजन का एरिया है। महाविद्य यहाँ से एंड, मेरू से ये एंड, मेरू से ये एंड में 1 लाख योजन है। समझ में आ रहा है पहले ये बात? महाविद्य क्षेत्र मेरू से 50,000 योजन उस तरफ, 50,000 योजन इस तरफ, पूर्व और पश्चिम लंबा हुआ। अब यहाँ से 50,000 उसमें हो तो ये जो एरिया है ना, ये विजय वाला, वो तो सिर्फ 22,000 योजन में ही खत्म हो जाता है। तो महाविद्य का आधा से ज्यादा क्षेत्र तो ये भद्रशाल वन और उत्तर गुरुदेव गुरु ने रोक लिया है, मध्य का पूरा एरिया। अब आपको जो मैं कह रही हूँ उस बात पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य का बाहरी एरिया में घूमना ही कर्म भूमि का कारण बनेगा। यहाँ अंदर तक तो आज आप समझ सकते हो कि 25,000 योजन के अंदर तक तो सूर्य का उतना प्रकाश जाना ही नहीं है ना, कोने से। तभी यहाँ सदाकाल पहला आ रहा रहेगा, ये एरिया सदाकाल पहला आ रहा और यहाँ पे सदाकाल चौथा आ रहा। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये वाला एरिया तो सूर्य के घूमने से बहुत दूर है, और ग्रहों का चराचर ही जगत के जीवों के सुख दुख का कारण होता है। ये भगवान कह के गए, परमात्मा ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ग्रहों का चराचर ही जीव के सुख दुख का कारण बनता है। तो ये एरिया में तो उसका चराचर और उसकी असर है ही नहीं, इसीलिए ये एरिया में ना कोई दुख है, ना कोई रोग है, ना कोई किसी को मारेगा, या कोई सर्प किसी भी चूहे या किसी भी बिल्ले को या किसी भी हाथी तक को भी नहीं निकलेगा। वहां उतनी ग्रह की असर ही नहीं है। यहाँ पे मरने वाले ये सारे जीव, यहाँ के ये सारे जीव मरने के बाद सीधे देवलोक में जाएंगे। अब ये व्यवस्था समझ में आ रही है आपको? जो कोने के जो ये प्रदेश है महाविद्य के, ये सारा विभाग 8 विजय 8 विजय 8 विजय 8 विजय, ऐसे 4 चौका 32 विजय। जो कोने के 22,000, ये इस तरफ के कोने के 22,000, ये इस तरफ के कोने के 22,000, वहां तक ही सूर्य की असर जा रही है। और हमारे से तो वो बहुत दूर है, हमारे में तो सिर्फ 200 योजन में आता है, इनके यहाँ 22,000 योजन में आता है। समझ में आ रही है ये बात? हमारे लिए सूर्य के मांडले 200 योजन में ही आ गए, इनके लिए 22,000 योजन में आ गए। तो सीधी बात ये हो गई कि इसीलिए यहाँ पे आरा कभी नहीं बदलेगा। इनको सूर्य की ताप की उत्कृष्टता कभी मिलती ही नहीं, इनको कभी दोपहर की धूप कड़ी मिलती ही नहीं। ये 22,000 योजन अंदर है, सूर्य 31,000 योजन दूर से जैसे दिखता है ना सूर्योदय के वक्त, सूर्योदय के वक्त जितना दिखता है उससे थोड़ा आगे आने दो उसको। 9 बजे जैसा सूर्य दिखता है ना, वैसा सूर्य इनको पूरे 24 घंटे में दिखता है। सुबह 8-9 बजे हमें जैसा सूर्य दिखेगा वैसा ही सूर्य इनको पूरे 24 घंटे तक दिखेगा। बिल्कुल दोपहर की कड़ी धूप नहीं मिलेगी। इसीलिए ग्रहों के चराचर का कोई भी सीधा असर इन लोगों के ऊपर नहीं हो, ना उनकी आयु घटेगी, ना उनके बाकी कुछ में फर्क आएगा।
जो कर्म के हिसाब से उनको जैसा शरीर मिलेगा, जो शरीर मिलेगा, उस हिसाब से उनका जीवन व्यापन होगा। इसीलिए ये जो दो उत्तर कुरु, देव कुरु, ये देव कुरु, दक्षिण में देव कुरु, उत्तर में उत्तर कुरु। दक्षिण में देव कुरु बहुत इजी हो जाएगा आपको याद रखना। हमारी तरफ है, हाँ, ये सारा दक्षिण एरिया है, ये सारा उत्तर का एरिया है। ये तरफ, ये मेरू से ये सारा उत्तर आ गया, मेरू से ये सारा दक्षिण आ गया, मेरू से इस तरफ के जो विजय है वो पूर्व में आ गए, मेरू से इस तरफ के विजय पश्चिम में आ गए। तो ये पूर्व महाविदय है। मेरू से पूर्व में जो आया आपके जो 16 विजय है वो पूर्व महाविदय हुआ, और मेरू से इस तरफ जो 16 विजय आए वो पश्चिम महाविदय हुए। बहुत सिंपल और इजी है समझना। मेरू से उत्तर में जाओगे, उत्तर कुरु है, उस तरफ उत्तर है इसलिए उत्तर कुरु। मेरू से दक्षिण में जाओ तो ये देव कुरु है, वो दक्षिण में इसलिए देव कुरु। बराबर? बोलो, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लो। समझोगे बराबर। मेरू नीचे 1000 योजन ऊंडा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरू नीचे जमीन जितना बाहर 1 लाख योजन ऊपर है ना, उतना जमीन के अंदर डेप्थ में, डीप में, जिसको उद्वेद कहा जाता है, या हम ये कहेंगे जो अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे, ये 1000 योजन है। और धीरे धीरे नीचे आओगे, नीचे आओगे, यहाँ पे जो सारे पर्वत है वो सारे बिल्कुल इसकी तरह ही नीचे, जैसे ये द्र आ गया, ये पर्वत, और ये पर्वत के जो ऊपर के शिखर थे ना, ये 5 और 9 11, 5 और 4 9 शिखर थे ना, वो सारे अंदर। और हेमवत क्षेत्र की बात करेंगे। ये क्षेत्र के जो वैताडय है वो, ये क्षेत्र का वैताडय, ये क्षेत्र का वैताडय। ये जमीन में 250 योजन गड़ा हुआ, ये 250 योजन गड़ा हुआ, ये 1000 योजन गड़ा हुआ, ये वापस 250 योजन गड़ा हुआ। अब आप समझ सकते हो कि जमीन के लेवल से ये 250 योजन ऊंचाई है तो ये 1000 योजन ऊंचाई है। तो बराबर मध्य में ये द्वीप इस तरह से 1000 योजन ऊंचा हुआ कि नहीं? एक तंबू जैसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं बताओ? एक और बात से इसको समझो, एक और बात से समझो, एक और बात से समझो। मेरे से जितना भी लगेगा समझाने जैसा मैं आपको समझाती रहूंगी। ये द्र से जो नदी निकलती है ना, यहां से जो नदी निकलती है ना, यहां से जब वो निकल के यहां से बह के जब पूर्व लवण में मिलेगी ना यहाँ पे, तब तक ये 10 गुना इसका फोर्स और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। कितना? यहां से निकली, गिरी, नीचाण है इसलिए गिर जाएगी। समझ में आ रहा है मेरा? स्लोप है इसलिए गिरेगी। अब गिरने के बाद ये यहाँ मध्य में आएगी। બિંદુ બેન, हाँ, નદી અહીંયાથી પડી, બરોબર છે, પછી આગળ 5 ગ્રહ છે, પછી આગળ ગઈ તો ત્યાં તો પર્વતો છે, કેવી રીતે ઉપર ચડે? ऊपर क्या चढ़ी छे? તો પણ નીચે કેવી રીતે આવે? આ એ- પર્વતની રેન્જ છે. એટલે પર્વતની વચ્ચેથી જ આવે ને, આખી આ પર્વતમાળા છે, એમાં નીચેથી જગ્યા હોય જ નહીં. એ તો તમને ભણવામાં આવશે હજી. એ બધા શબ્દો ક્યાં હજી ભણવામાં આવ્યા જ છે. અહીંયા कुंड છે, અહીંયા कुंड છે, ये 5 सरोवर है। सरोवर को भेद के ये भद्रशाल वन है पूरा, वन में उसने प्रवेश किया है। પણ આ પર્વતની રેન્જમાંથી ભદ્રશાલ વનમાં આવ્યું. ये पर्वत का एंड भद्रशाल वन में होता है। ये पर्वत का भी एंड भद्रशाल वन में। ये दोनों पर्वत अलग है, पूरा एक नहीं है। હા, 2 સી છે. सी ये नहीं, 2 नहीं है, ये 4 है। હા, એટલે 4 પોર્શનમાં છે. હા, तो 4 पोर्शन हो गए तो यहाँ से बीच का रास्ता तो होगा ही ना, 4 पोर्शन हुआ है तो। ઓકે, એટલે ઓકે ઓકે ઓકે. ये दोनों पोर्शन यहाँ से अलग है। હા હા, 4 પોર્શન છે. ये पर्वत का नाम अलग है, ये पर्वत का नाम अलग है। तो नदी तो यहाँ बीच में से वन में प्रवेश कर रही है, भद्रशाल वन में। બરોબર છે. મેરુની આજુબાજુનું ભદ્રશાલ વન. बस, तो यहाँ से नदी यहाँ से निकल के जहाँ पहुंचेगी ना, तब तक वो 10 गुना उसका एरिया बढ़ जाता है। હા, એને
જાડી બતાવી છે, પહેલા પતલી બતાવી. हाँ, तो सीधी बात है कि यहाँ से गिरेगी, यहाँ से नीचे चलती चलती बहती बहती जाएगी तो उसको स्लोप तो मिलना ही मिलना है. 1000 योजन उसको तो मिलना ही मिलना है. 1000 योजन का स्लोप हो गया ना मेरू तक उद्वेद में. હા, મેરું સુધીનું થઈ ગયું, થઈ ગયું. અંદર ઊંડો છે. થઈ ગયું. तो ये सारी चीज है हमें समझने के लिए कि ये बात यहाँ पे टैली हो रही है. અચ્છા, આ વિદેશ કેવી રીતે છે જરા બતાવો ને. શું વિધેય? આ પોર્શન છે 1 2 3 4 5 6 એમ. કયા અંદરના આની વાત કરો છો? મહાવિદ્યાલય 32 વિજયો છે ને. हाँ, 32 विजय है ना. तो ये जैसे ये आपको यहाँ 1 2 3 4 काला दिख रहा है. હા, बस ये 4 नहीं है, 8 है. 8 इस तरफ, 8 इस तरफ. यहाँ वो यहाँ आपको पूरा नहीं बताया है. बस यहाँ आपको पूरा नहीं बताया. जब उसका पिक्चर आएंगे तब डिस्कस करो आप. एक देखो, ये 1 विजय 2 विजय, बीच में पर्वत, 3 विजय 4 विजय, वापस पर्वत, विजय पर्वत, विजय पर्वत, 2 विजय के बीच में एक एक पर्वत आएगा. અચ્છા, ઓકે. પછી આવશે ને. हाँ, वो आएगा. ये वो पूरा वो जब विजय का आएगा तब पढ़ो. इसमें हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा क्लैरिटी से ना दिया हो. ठीक है, उसका जब पिक्चर आएंगे तब पड़ेगा. पर ये समझ में आ गया ना, ये पूर्व महाविदय कैसे हुआ, पश्चिम महाविदय. महाविदय में उत्तर दक्षिण नाम नहीं है, क्योंकि मेरू से पूर्व में है इसलिए पूर्व महाविदय, मेरू से पश्चिम में इसलिए पश्चिम महाविदय. अब मेरू से उत्तर में है इसलिए उत्तर कुरु, और मेरू से ये दक्षिण में है इसलिए ये दक्षिण कुरु, देव कुरु. नीलवान पर्वतों के मध्य में महाविदय क्षेत्र का लंब चौरस क्षेत्र आया है. ये लंब चौरस है, हमारे जैसा नहीं है. एक तरफ से सीधा धनुष जैसा नहीं है, धनुषाकार नहीं है, ये बिल्कुल लंब चौरस. सर्व क्षेत्रों में ये बड़ा मतलब महान होने के कारण सारे जो भी क्षेत्र आए ना उसमें सबसे बड़ा ये है, इसलिए इसका नाम ही है महाविदय क्षेत्र. इसलिए इसका नाम महाविदय क्षेत्र से जाना गया है. और दूसरा यहाँ के इसलिए यहाँ ये क्षेत्र बड़ा है, इसलिए यहाँ के अधिष्ठायक देव का नाम भी महाविदय. महान शरीर वाले मनुष्य का यहाँ पे वास होता है, इसलिए भी इसका नाम महाविदय. इस क्षेत्र की विष्कंभ, विष्कंभ मतलब की चौड़ाई 33,684 योजन कही गई है. इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब आ जाओ मैं बताती हूँ, पिक्चर में बताती हूँ. इसकी चौड़ाई का मतलब क्या हुआ? ये चौड़ाई, आओ कोने से ये कोने, उत्तर से दक्षिण, ये चौड़ा हुआ, ये चौड़ाई और ये लंबाई पूरी, और ये हुई चौड़ाई. ये 34,000 है. कितना? 34,000. अब आप 34,000 जो लिखा है ना उसको 3 गुना करो. 34, उसके बाद का 34 एरिया ये, और उसके बाद का 34 एरिया ये, आपको पूरा 1 लाख मिल जाएगा. ये 34 कम हो जाएगा, ये 34 है तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 32,000 जितना हो जाएगा. 33,000, ये 33, 32 के ऊपर कुछ 33 जितना, और ये पूरा 34. तो ये एंड से लेके ये एंड तक 1 लाख हो जाएगा. ऐसे ही 1 लाख ये एंड से ये एंड, और 1 लाख ये एंड से ये एंड. तो ये चौड़ा कितना हुआ? 34,000 के ऊपर. ठीक है, आओ 33,684. अब तीनों 33 मिलाओगे तो पूरा 1 लाख हो जाएगा. आगे करेंगे पढ़ाई में. मेरू पर्वत के उत्तर दिशा के विभाग में महाविदय क्षेत्र का भगवंत ने 4 विभाग में वर्णन किया है. महाविदय के 4 विभाग हुए, पूर्व महाविदय, पश्चिम महाविदय, उत्तर कुरु और देव कुरु. मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों में 4 विभाग हो गए. आपने देख लिए पिक्चर में. अब उत्तर दिशा के विभाग में जो उत्तर कुरु है वहां पे जो 2 गजदंत पर्वत थे उसका नाम है गंधमादन और माल्यवंत गजदंत गिरी.
ये दो का नाम क्या है? गंधमादन गजदंतगिरी, माल्यवंत गजदंतगिरी। उसको गजदंत क्यों कहा? क्योंकि वो हाथी के आकार का था। आपने अभी जो आकार देखा ना, ऐसे दो मिक्स हो गए, ऐसे दो मिक्स हो गए। पूरा जो सी देखा ना आपने, अभी सी का एरिया देखा ना, वो दो पर्वत ने मिला के सी बनाया। ऐसे ही मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा के विभाग में जो देव गुरु कुरु है, वहां के जो दो पर्वत है, उसका नाम है विद्युत प्रभ गजदंत गिरी और सौमनस गजदंत गिरी। बराबर। तो इस प्रकार से जो 4 गजदंत गिरी है, ये 4 नाम आ गया। अब मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व विदे और पश्चिम दिशा में पश्चिम विदे आया हुआ है। ये तो आपको मालूम पड़ गया, आपने पिक्चर में भी देख लिया। पूर्व महाविदे के सीता नदी के द्वारा और पश्चिम महाविदे की सीतोदा नदी के द्वारा इस महाविदे क्षेत्र के 2 विभाग हुए। पूर्व महाविदे में सीता नदी के उत्तर किनारे में चक्रवर्ती के जीतने योग्य 6 खंडों से युक्त 8 विजय है और इन 8 विजयों की सीमा अनुक्रम से 3 अंतर नदी और 4 वक्षस्कार पर्वतों के द्वारा बनती है। मतलब ये हो गया कि ये 8 विजय में अनुक्रम थी 3 अंतर नदी आएगी और 4 वक्षस्कार पर्वत आएंगे। नदी पर्वत विजय, नदी पर्वत विजय, ऐसे आएगा वो। सीता नदी के दक्षिण किनारे पर भी इसी तरह के 8 विजय है। सीतोदा नदी के भी उत्तर और दक्षिण पे 8-8 विजय है। तो ऐसे कुल मिला के 32 विजय हो गए। ये आपने पिक्चर में देख लिया, 32 विजय चारों तरफ के। अब हम आगे बढ़ेंगे पूर्व दिशा की ओर। आधे महाविदे में जमीन हथेली के समान सपाट। पूर्व दिशा की ओर आधे महाविदे में जमीन हथेली की तरह सपाट है, इसलिए वहां नदी पर्वत विजय समान श्रेणी में रहे हुए है। परंतु पश्चिम दिशा के महाविदे में तो जमीन वियोगी स्त्री के समान क्षीण होती जाती। अर्थात मेरू पर्वत के पास की सपाट भूमि से लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाते आखिर नलिनावती और वप्र नामक विजय के अंतिम किनारे पे आते कितने गांव 1000 योजन नीचे विभाग में जाते हैं, इसलिए वे अधोग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। पहले इस चीज को मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। ये गांवों के आखिर का भाग समुद्र को रोकने के लिए दीवार के समान जमीन है। वही जयंत नाम के दरवाजे से सुशोभित जगती का किला अधोगांव को कौतुक को देखने के लिए खड़ा हो ऐसा लगता है। सीतोदा नदी भी स्त्री स्वभाव के अनुसार अधोगमन करती हुई 1000 योजन नीचे विभाग में जगती के अधोग्राम को भेदन करके समुद्र में जा मिलती है। इस प्रकार से पश्चिम महाविदे की भूमि कुएं से कोस खींचने वाले बैल के चलने की भूमि के समान क्रमशः नीची होती जाती है, जैसे ही वहां के विजय नदियां और पर्वत भूतल से उत्तरोत्तर नीचे होते हैं। आओ अभी मैं वापस आपको पिक्चर में लेके जा रही हूँ। अभी जो मैंने सेंटेंस पढ़े थे ना, वो अधोग्राम के बारे में बताया है। मतलब कि जो मेरू पर्वत बीच में 1000 योजन ऊंचा हो गया है। मेरू पर्वत ऐसे है, जैसे मैं बताऊं, 1 मिनट। ऐसा है मेरू पर्वत, ऐसा मानेंगे कि इस तरफ 8 विजय, इस तरफ 8 विजय, बराबर ऐसा लंबा है ना महाविदे। आप ऐसे देखोगे तो ये जो एरिया हो गया बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसे स्लोप में 1000 योजन स्लोप, बीच में से ऊंचा 1000 योजन डेप्थ। तो ये पूरा एंड में नलिन विजय और वप्र विजय। आपने अभी जो मैंने पढ़ा ना, वो पश्चिम महाविदे के नलिन विजय और वप्र नीचे के जो 2 विजय है अधोग्राम में बराबर 1000 योजन नीचे, ऊपर की अपेक्षा 1000 योजन नीचे हो गए, ढलान पे हो गए। और जो दरवाजे की बात की, जगती के द्वार की, जो बराबर पश्चिम में है, वो द्वार से मैं फिर से पढ़ूं, जो लिखा हुआ है उसको मैं फिर से पढ़ूं। आप देख लीजिए, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पूर्व दिशा की ओर आधे महाविदे में
जमीन हथेली के समान सपाट है, ये इन्होंने बोला है, लेकिन पश्चिम की तरह क्या है आप वो ध्यान दीजिए। आधे महाविद्य में तो सपाट रहेगी ही रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ पश्चिम महाविद्य में जमीन क्षीण होती जाती है। मेरू के पास वो सपाट भूमि से लेके पश्चिम दिशा की ओर जाते आखिर के नलिनावती और वप्र विजय नामक अंतिम विजय के किनारे पे आते आते 1000 योजन नीचे में गांव चले जाते हैं। आओ मैं यहाँ आपको बताती हूँ, पिक्चर में बताती हूँ। आओ आओ देखो, ये पश्चिम विभाग है, वो पूर्व था, ये पश्चिम है। पश्चिम के विभाग के ये अंतिम 2 विजय की बात हो रही है, अंतिम 2 विजय की। आपको कर्सर दिख रहा है? ये जो अंतिम जो 2 विजय है ना, लास्ट वाले विजय, वो बिल्कुल 1000 योजन नीचे में आ गए, यहां से लेके। समझ में आ रहा है? ये विजय है जो यहाँ की जो ये थोड़ी सपाट भूमि है, उसके बाद जो एंड विभाग आएगा पश्चिम की तरफ का, वो सारा नीचे 1000 योजन नीचाण में आ गए। ये नलिन विजय यहाँ, ये वप्र विजय। आओ मैं अब वापस पढ़ाई में जाती हूँ आगे। आओ, ये 1000 योजन नीचे विभाग में जाते हैं। इसके गांव अधोग्राम के नाम से ये प्रसिद्ध है। इन गांवों के आखिर का भाग समुद्र को रोकने के लिए दीवार के समान जमीन है, और यहाँ जयंत नाम के दरवाजे से सुशोभित जगती का किला अधो गांव के कौतुक के देखने के लिए खड़ा हो ऐसा लग रहा है। देखो आओ, अब मैं फिर से पिक्चर में जा रही हूँ। आओ आप, आओ, यहाँ जो दरवाजा है ये जगती का ब्लू, ये जो है वो जगती का दरवाजा है। ये दरवाजा और यहाँ का जो गांव है वो बिल्कुल नीचे 1000 योजन नीचा। तो ये दरवाजा भी 1000 योजन नीचा हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 योजन नीचाण में चला गया ये पूरा भाग। ऐसा हमको पूर्व की ओर भी समझना है, पश्चिम की ओर तो ये लिखा ही, हमें पूर्व की ओर भी समझना है, तभी वो द्वीप बनेगा ना, बीच में से ऊंचा उठा हुआ। उन्होंने पश्चिम में तो बता ही दिया है, तो हमको पूर्व की ओर भी समझना है, तभी वो चारों तरफ 1000 योजन का ढलान आ जाए। बराबर? नहीं तो पूरा ऐसा टेढ़ा द्वीप हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ सीधा और इस तरफ टेढ़ा, ये द्वीप नहीं बनेगा। फिर अगर आप इस तरफ सीधा रखोगे और यहाँ ही ऐसे मानोगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से ऐसा है, चारों तरफ से ऐसा है। ये क्लियर हो गया ना? अभी चारों तरफ से आपको ऐसा मानना है, नहीं तो अगर यहाँ सीधा मानोगे यहाँ टेढ़ा मानोगे तो पूरा ये शेप हो जाएगा। ऐसा जैसे बतख की चांच हो ना, ऐसा हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, द्वीप ऐसा होता भी नहीं। यही बात है दक्षा, इसी बात पे जो चर्चा हो रही है ना, इसी बात पे। आधे भाग तो आपने 1000 योजन नीचा मान लिया है, उस तरफ का 1000 आप नीचा नहीं मानोगे तो क्या शेप होगा? 1000 योजन छोटी बात है। चेंज हो जाएगा। ये तीनों तरफ अगर आप सीधा मान रहे हो और यहाँ ही ढलान खड्डा मान रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अगर 1000 योजन नीचे नदी जा रही तो यहाँ 1000 योजन नीचे नदी जाएगी कैसे? सीता सीतोदा 5 लाख परिवार है, वो यहाँ से गिर के नीचे यहाँ जाएगी कैसे? अब दोनों का प्रवाह तो एक जैसा ही है। મને ઓલા મહાત્મા કઈ કુકડી વિજય પુસ્તક ને આમાં જ કઈક આવે છે, આ ગોટાળામાં જ આમાં જ હશે તો આટલામાં જ ક્યાંક આવે છે।
અને સીતોદા નદી ને સીતા નદી ને એ કરી અને પછી મને કે કુબડી વિજય તો ઊંચું છે અને પછી નદીઓ કેવી રીતે જાય એમાંથી કાંઈક એવું પૂછતા હતા. बराबर. तो ये अधोग्राम का समझना बहुत जरूरी. मैं उसको टॉपिक को पूरा कर लेती हूँ. जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं. મારા બચ્ચાઓ રડે છે. હા પણ હવે રડે છે આજે બંધ કરવું. ના ના મારે ચિંતા નથી. આટલું તો પતાવી દઈએ અધોગ્રામનું તો. ठीक है. तो 1000 योजन नीचे विभाग में जगती के अधोभाग को, जगती के एकदम नीचे के भाग को भेदन करके समुद्र में जाके सीतोदा नदी मिलती है. इस प्रकार से पश्चिम विदय की भूमि कुएं में खींचने वाले बैल के चलने की भूमि के समान, मतलब एक कुएं जैसा क्रमशः नीचे होती जाती है. वैसे ही वहां के विजय, नदियां, पर्वत, भूतल से उत्तरोत्तर नीचे 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 होते जाता है. तो जैसे पश्चिम में नीचे नीचे होते जाता है, ऐसे ही पूर्व में भी नीचे होते होते ही हमें समझना है. ठीक है. ये अभी आपका अधोग्राम का समाप्त हुआ. अब आगे आएगा लेसन नंबर 3. अब वो आएगा पूरा महाविदय क्षेत्र, अंदर की नदियां, अंदर की अंतर नदियां, अंदर के सारे पर्वत, एक के बाद एक कैसा है, हम इसको पूरा समझेंगे. समझना है ना? डिटेल से ही समझना है ना? ભાઈ હજુ તો આમાં થોડી બધી ગડબડ છે. આ પિક્ચર કંઈક કેવું સારું આવ્યું છે ને કે સમજાયું છે. बस सारू. आपने तो बस आज मेन पिक्चर से, यही मेन पिक्चर है. अगर यहाँ अच्छे से समझ में आ गया तो अपने आप बाकी की व्यवस्था तो समझ में आनी. बीच में तो सारे पर्वत रही है ना. विजय जो चक्रवर्ती विजय वो यहीं पे है और हमारे भरत में और ऐरावत में. यहाँ से महाविदय तक, भरत से महाविदय तक समझ में आ गया तो बाकी का तो ऐरावत तक तो सेम टू सेम जाएगा. जैसे यहाँ है वैसे वहां जाएगा. इजी हो जाएगा, फिर समझना इजी हो जाएगा. बराबर. તો તેના ચક્રવર્તીઓ મહાવિદ્યના ક્યાં આગળ જાય? મહાવિદ્યના ચક્રવર્તીના ખંડ જીતવાની જરૂર પડતી જ નથી. અચ્છા. હા, એ લોકો ખાલી ત્યાં પેલા જે બીજા થતા હશે ને ચક્રવર્તી સિવાયના સામે વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ, સ્ત્રી ષષ્ઠી સલાહકાર પુરુષો બધે જ છે. અંદર જે લડાઈ હોય એ થતી હશે. ખબર નહીં વાસુદેવ પ્રતિવાસુદેવનું જે થતું હશે તો આવશે લિસ્ટ એટલે ખબર પડી જશે. બાકી એ લોકોને ચક્રવર્તી વિજય જીતવા બહાર નીકળવાની જરૂર પડતી નથી. બરાબર. અને બધા વિજય ચક્રવર્તી વિજય બી નથી. એક મહાવિદ્યમાં ચક્રવર્તી વિજય 28 જ છે, 32 નથી. અચ્છા. બરાબર. ઓકે, ચાલો તો હવે આજે પૂરું કરીએ. 8:30 વાગ્યા છે. હવે અંદરનું જે ડિટેલ જોવાની છે એ બસ આજે ખાલી स्लोप, महाविदय क्षेत्र का एरिया, नदी का गिरना, उसके स्लोप में 1000 योजन नीचे जाना, ये सारी चीज आज आपको अभी समझ में आ गया. बस बहुत अच्छा है. जैसे ही નાનો શેપ તો એવો થયો ને उल्टा तवा जेवो ही तो हुआ. द्वीप ऐसा ही होता है. द्वीप हमेशा, हाँ, तो द्वीप हमेशा मध्य में से उठा हुआ ही होता है. आप गूगल पे डालोगे ना आइलैंड, हाँ, आप गूगल पे आइलैंड डालो, आपको ये मालूम पड़ जाएगा. द्वीप हमेशा बीच में से उठा हुआ ही होता है. ભાઈ નથી કહેતા, નથી. શું કરવાનું? એક બાજુ માને છે નમેલું, બીજી બાજુ નથી માનતા. હવે આ બી બહુ હસવું આવે એવી વાત છે બેન. શું કરવાનું? એક બાજુ તો માને જ છે ને પાછા. મુંબઈમાં પણ પહેલા 2-3 માછીમારો જ આવ્યા હતા ને પછી આ બધું છે. હા, તો દ્વીપ હંમેશા એવો જ હોય એટલે તો ડૂબીએ જાય ને. દ્વારકા ડૂબ્યો ને. બેટ એટલે શું? દ્વીપ.
ચારે બાજુથી પાણી અને વચ્ચે ઉપસેલો. જે वस्तु अभी अभी समझो, जो जमीन के चारों तरफ पानी है, अगर बीच में से उठी हुई नहीं होगी तो बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी? रह ना सके ना. वो द्वीप कभी भी खड़ा रह नहीं पाएगा अगर वो बीच में से उठा हुआ नहीं है तो. वो सपाट तो हो ही नहीं सकता द्वीप. આપણે મુંબઈની 3 બાજુ પાણી, એક સાથે જમીનથી જોડાયેલું, એટલે પહેલા જમીનથી છૂટું હશે ને? पूरी जमीन ही थी पहले. पानी जब आया तब 3 बाजू पानी हो गया. ओके, हाँ. पहले तो पूरी जमीन ही थी. पानी तो आया ही बाद में अंदर. अरे प्रभु. ठीक है, तो अभी बंद करें. हाँ, चालू. ठीक है, परसों. हाँ बस अभी परसों मिलेंगे. अब अगला क्लास शुक्रवार को होगा शाम 7 बजे. तब तक के लिए जय जिनेन्द्र.